हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग फिजिक्स का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो क्या है? वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वर्क पावर एनर्जी पढ़ने से पहले आपका डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट को जरूर देखें, आई बटन में आ रहा है। ओके, तो ये जो टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे वर्क, और वर्क को हम लोग अच्छे से डिफाइंड करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ेंगे। डेफिनेटली हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है वर्क का हिंदी क्या होता है जी? काम। काम से ही तो होता है अपना नाम। तो अपना नाम करने के लिए हमें वर्क तो पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है कि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, किसी भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए बहुत सोचते हैं, जरूर सोचते हैं कि देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट। हाँ, अभी तक तैयार नहीं हो गया? कॉपी पेन लो और बैठो सुंदर ढंग से, चश्मा उस्मा पहन के, ठीक है? So get ready to accelerate your learning with full of energy, with full of excitement. Let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्क, हेडिंग डालिए सुंदर सा वर्क। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है F, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करता है, तो हम लोग कहते हैं वर्क इज डन। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस पर चलेगा, ठीक है ना। ऐसा हमने फोर्स लगाया ना, तो ऑब्जेक्ट मूव करते करते ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, और ऐसे फोर्स लग रहा था, मतलब दिस इज़ व्हाट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये फोर्स इसके साथ ऐसे क्या है, मूव कर रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा मूव कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये फोर्स जो है ना वर्क कर रहा है। कौन वर्क करता है? फोर्स वर्क करता है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। मतलब दोनों में से एक मूव करे और एक मूव ना करे, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा, तो वर्क क्या होगा? ज़ीरो होगा। हम लोग कहते हैं वर्क इज नॉट डन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट मूव। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा क्या होगा एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए कि हम जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं, स्टेयर केस पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेयर केस पे चढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे पैर रखते हैं, और हमने ऐसे पैर रखा तो सीढ़ी पे क्या हुआ? ऐसे नॉर्मल एक्शन हमारे पैरों पर लगा। अगर हमने पैर ऐसे रखा तो नॉर्मल एक्शन हमारे पैर पे लगा, तभी तो हमारा पैर बैलेंस हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने फोर्स लगाया सीढ़ी पे, नॉर्मल एक्शन ऐसे लगाया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? हमने पैर उठाया और ऊपर रखा, पैर उठाया और दूसरे वाले स्टेप पे रखा, ठीक है ना। तो मैं तो ऊपर चला गया, लेकिन जब हमारा पैर यहाँ पे था, इस स्टेप पे था, तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा, ठीक है ना। यहाँ से पैर उठ गया, नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ? ज़ीरो हुआ, और ये हमारा पैर अब यहाँ आ गया। क्या ये पॉइंट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा था, क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के साथ मूव किया? क्या नहीं। जब यहाँ पे हमारा पैर था तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, जैसे ही उठा नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो गया और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स लगा है और ऑब्जेक्ट भी मूव किया है, बट दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट मूविंग अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर केस इज व्हाट? ज़ीरो। नॉर्मल रिएक्शन कारण वर्क डन उस मैन पे जो स्टेयर केस पे चढ़ रहा है, उस पे वर्क डन कितना किया जी? वो उसने ज़ीरो किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऊपर जा रहे तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जीरो ही वर्क करेगा, ठीक है ना। हम लोग अच्छे से फील लेंगे, पूरा तो लेक्चर ही इसमें हम लोग को फील ही लेना है वर्क का, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लिफ्ट पे जा रहे हैं, तो लिफ्ट में हम ऐसे खड़े हैं लिफ्ट में, ठीक है। तो खड़े हैं, हमारा पैर ऐसे है, ठीक है ना। तो लिफ्ट ने हमारे पैर पे तो नॉर्मल रिएक्शन लगाया ना, नॉर्मल रिएक्शन लगाई है। बताइए, नॉर्मल रिएक्शन लगा, ठीक है ना। आप बताइए कि हम जब थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं, तो क्या ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक हमारा पैर और फ्लोर ऑफ द लिफ्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो होता है? क्या नहीं होता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगा है और हम ऊपर गए हैं, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन हम पे वर्क किया है। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन, है ना, हु इज इन द लिफ्ट, क्या है? नॉन जीरो। मतलब उसने वर्क किया है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया है और ऑब्जेक्ट भी मूव किया है। लेकिन स्टेयर केस में क्या है जी? मैन ऊपर चला गया लेकिन नॉर्मल रिएक्शन में चला यहीं रुक गया,
ठीक है ना। तो इस केस में मैन पे नॉर्मलाइजेशन वर्क जीरो करेगा। हम लोग अभी फील ले रहे हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट मूव किया, नॉर्मल ऑब्जेक्ट मूव किया और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं किया तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। हमने क्या बोला, दोनों मूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो भी वर्क क्या होगा मेरे बाबू, जीरो ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये मूव करते करते यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, ऐसे मूव करते जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे था तो इस पर फ्रिक्शन ऐसे पीछे की तरफ लग रहा था ना, फ्रिक्शन F। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो फ्रिक्शन इधर लगा F, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो फ्रिक्शन इधर लगा F, लगा ना। देखो तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और फ्रिक्शन इसके पीछे लग रहा है लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ फ्रिक्शन चल रहा है। चलो ठीक है, ओके। मैं अगर आपसे बोलूँ कि अर्थ पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अर्थ पे कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है पेयर ऑफ सरफेसेस पे लगता है, एक पे अगर आगे लग रहा है तो दूसरे पे पीछे लगेगा। अब इस ऑब्जेक्ट पे इधर पीछे की तरफ लगा है तो अर्थ पे, ग्राउंड पे कैसे लगेगा जी, आगे लगेगा। मतलब अर्थ पे तो फ्रिक्शन इधर लगना है, फ्रिक्शन इधर लगना है, फ्रिक्शन इधर लगना है। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। तो बताइए, ये ऑब्जेक्ट मूव किया है ना और फ्रिक्शन भी उसके साथ ही तो है। ऑब्जेक्ट यहाँ तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, यहाँ पे भले अपोजिट में लग रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन उसके साथ साथ चल रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूविंग विद द ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन जीरो है, मतलब है, वर्क डन क्या है, फ्रिक्शन ने वर्क किया है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अर्थ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड क्या है, तो देखिए फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो फ्रिक्शन यहाँ मूव कर गया, जब ऑब्जेक्ट यहाँ तो फ्रिक्शन यहाँ मूव कर गया, फ्रिक्शन यहाँ मूव कर गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ग्राउंड कहाँ मूव किया, ग्राउंड कहीं पे मूव किया क्या, इस फ्रिक्शन पे, और हम ग्राउंड पे फोकस कर रहे हैं अपना दिमाग। हम लोग का फोकस किस पे है जी, फ्रिक्शन और ग्राउंड पे। इसके पहले किस पे फोकस कर रहे थे, फ्रिक्शन और ऑब्जेक्ट पे। तो फ्रिक्शन और ऑब्जेक्ट क्या थे, साथ साथ थे। यहाँ भी अर्थ पे ही फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन अर्थ यहीं पे है, फ्रिक्शन मतलब एक इस तरह से ये हो गया कि ये ग्राउंड है और फ्रिक्शन खुद बेचारा यहाँ पे लगा, फिर फ्रिक्शन बेचारा खुद यहाँ पे लगा, फिर फ्रिक्शन बेचारा खुद यहाँ पे लगा, वो खुद ही बेचारा अकेले मूव कर रहा है, समझ रहे हो ना, अकेले मूव कर रहा है। ये जो अर्थ है ना उसके साथ साथ मूव नहीं कर रही है। तो क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमने बोला कि फ्रिक्शन जो है ना मूव कर रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ मूव किया, अर्थ तो वहीं पे है ना, ग्राउंड तो वहीं पे है ना। हम लोग कहते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूविंग बट इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड विल बी जीरो। ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी मूव करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वर्क तो तब होगा जब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ऑब्जेक्ट दोनों गाना गाएंगे कि हम साथ साथ हैं, है ना, साथ साथ दोनों चलेंगे तब हम लोग हाँ काम हो रहा है। साथ साथ चलने से ही तो काम होता है ना, अकेले चलने से कहाँ काम होता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करेगा और ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा तब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। अब आपको एक बात चमक के आया होगा, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, मैंने जस्ट आपको क्या पूछा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, तो ये सेंटेंस अधूरा है। मेरे को बोलना पड़ेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और आप पूछोगे कौन से ऑब्जेक्ट पे। मतलब सेंटेंस अधूरा इसलिए है कि मैंने सिर्फ क्या बोला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, किस पे पूछा ये नहीं बताया मैंने। तो हमें बताना पड़ेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द दिस ब्लॉक ऑफ मास m, मान लो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ऑफ मास m इज नॉन जीरो, है ना। वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज जीरो एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज नॉन जीरो, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग जब वर्क निकालते हैं तो एक पार्टिकुलर फोर्स के कारण पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, सिर्फ फोर्स कहना गलत होगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मैं अगर बोलूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है ना जीरो है तो गलत है कि सही है, गलत है।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है ग्राउंड पे, तो हमें बताना पड़ेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट मीन्स वी डिफाइंड वर्क डन बाय पर्टिकुलर फोर्स ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इस ग्राउंड पे कौन वर्क जीरो किया? फ्रिक्शन ने जीरो वर्क किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस ग्राउंड पे कोई भी फोर्स आएगा तो वो जीरो ही वर्क करेगा। हम दोनों चीज़ कह सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो वर्क है इसका मतलब उसी पर्टिकुलर फोर्स के कारण जीरो वर्क है, या फिर अगर कोई फोर्स जीरो वर्क कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो फोर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही जीरो वर्क कर रहा है। हो सकता है किसी और ऑब्जेक्ट पे वो नॉन जीरो वर्क कर रहा होगा, मतलब वहाँ पे वर्क कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा है कि फ्रिक्शन इस ग्राउंड पे जीरो वर्क कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे नॉन जीरो वर्क कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और कह सकते हैं, हम लोग टर्म देते हैं कि वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट, हम लोग अभी बात क्या कर रहे थे? वर्क डन बाई फोर्स। वर्क कौन करता है? फोर्स। लेकिन फोर्स का सोर्स कौन है? कौन लगाएगा फोर्स? ऑब्जेक्ट लगाएगा। तो वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट मीन्स वर्क डन बाई फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इस पेन को ऊपर उठाया तो मैंने फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेसमेंट भी दिया तो मैं बोलूँगा कि वर्क डन बाई मी, हमने वर्क किया। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाई फोर्स अप्लाइड बाई मी, मैंने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण वर्क डन। तो वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट मीन्स वर्क डन बाई फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? लिखिए। तो हमने वर्क को समझा कि वर्क कब होगा, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करेगा और ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हम लोगों ने अभी बात किया कि वर्क होगा कि नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करेगा, ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा तो वर्क होगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क होगा तो कितना होगा, उसका कैलकुलेशन। और देखो बेसिकली इस लेक्चर में ना हम लोग वर्क का 100% फील नहीं ले पाएंगे, गारंटीड है। क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? हम लोग वर्क का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वर्क कितना हुआ। ठीक है ना? और थोड़ा सा हम लोग फील कर सकते हैं कि हम लोग फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वर्क हो जाएगा। सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो हम बोलेंगे कि हमने वर्क किया। ओके, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क पढ़ेंगे और थोड़ा सा फील आएगा कि हमने वर्क किया। ठीक है ना? लेकिन वर्क का रियल फीलिंग के लिए आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ाएंगे आपको तो उस टाइम वर्क का 100% आपको दिख जाएगा कि वर्क क्या होता है। इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल फील ले सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क ले सकते हैं और फील जो होगा ना वो 80% तक ले पाएंगे कि एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग क्या है वर्क का। ओके, क्योंकि वर्क को 100% फील लेने के लिए ना एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और देखो मैंने एनर्जी को ना रिप्लेस किया है पैसे से। व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी इज पैसा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि विदाउट पैसा नथिंग इज पॉसिबल, वैसे विदाउट एनर्जी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो पैसे वैसे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। तो काम का फील तब आएगा जब आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है ना? वैसे ही काम मतलब वर्क, पैसे मतलब एनर्जी। वर्क का कॉन्सेप्ट का फील तब आएगा जब आपके पास एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम लोग इसी चीज़ को खूब अच्छे से वर्क का फीलिंग लेंगे एनर्जी के साथ। आप बस पेशेंस रखिए, इसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? तो देखिए मैथमेटिकली हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है ना? और बोला जाता है कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने डॉट लिखा ना तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेटली वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है? और डॉट प्रोडक्ट का आपको थोड़ा सा फीलिंग होगा, पता होगा, आपने देखा होगा डॉट प्रोडक्ट। देखिए अगर कोई ए वेक्टर है, थीटा है, तो ए डॉट बी कैसे लिखते हैं बाबू? तो ए डॉट होता है कितना? ए बी कॉस थीटा हो जाता है। ए बी क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और इसको रियलिटी में डिफाइन करते हैं ऐसे, ए बी पैरेलल लिखते हैं। मतलब दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी। और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी का मतलब ये हुआ कि बी का कंपोनेंट जो ए की तरफ है। ठीक है ना? या फिर लिख सकते हैं ए पैरेलल इंटू बी, है ना? या फिर आप लिख सकते हो बी ए पैरेलल, बात बराबर है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है ना? तो वैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट? एफ एस पैरेलल, या फिर कह सकते हैं एफ पैरेलल इंटू एस। ठीक है? तो वैसे ये हो क्या जाएगा? देखिए इधर की तरफ मान लो एस वेक्टर, ये कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना? और ये एफ वेक्टर है और ये थीटा है। ठीक है? तो देखिए तो मैं क्या लिखूँगा? मैं किसको लिखूँ बताओ? किसको लिखूँ? इसको लिख दूँ? इसको
इसको लिख देता हूँ, एफ पैरेलल इंटू एस लिखता हूँ। तो एफ पैरेलल तो इधर तरफ आएगा और एफ परपेंडिकुलर इधर तरफ आएगा। पैरेलल कंपोनेंट मतलब जिसके साथ ये एस वेक्टर क्या कहलाएगा, एफ का रेफरेंस लाइन कहलाएगा। वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। ये बी जो है ना ए के साथ एंगल बना रहा है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का रेफरेंस लाइन कहलाएगा। और वो कंपोनेंट जो रेफरेंस लाइन की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस एफ का इधर तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ पैरेलल बोलेंगे। और ये क्या आएगा, एफ कोस थीटा होगा। तो वर्क कहा जाता है कि एफ पैरेलल मतलब एफ कोस थीटा इंटू एस, या फिर कह सकते हैं एफ इंटू एस पैरेलल। अब एस पैरेलल करोगे तो एस का कंपोनेंट, इस एस का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, देखो इस एस का कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, आएगा ना। तो ये वाला क्या कहलाएगा, पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एस कोस थीटा कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको जो वर्क मिलेगा वो मिलेगा एफ एस कॉस थीटा, जो कि फाइनली वही आया, ए बी पैरेलल लिखो चाहे ए पैरेलल बी लिखो, ए बी कॉस थीटा मिलना है। वैसे ए पैरेलल एस लिखिए चाहे एफ एस पैरेलल लिखिए, एफ एस कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है ना। देखो आपको मैंने सिंपली एक ही बार में नहीं बोला कि डब्ल्यू इज एफ एस कॉस थीटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। इसलिए नहीं बोला कि अगर मैंने आपको एफ एस कॉस थीटा लिखूंगा ना तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, अगर थोड़ा घुमा फिर अगर दे दिया जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है कि वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। दिस इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम आपको बताना चाहें तो कुछ को मिटा दूँ, जैसे मान लो आप कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि वर्क इज एफ एस कॉस थीटा, केस 1 में अगर देखें हम लोग तो थीटा अगर 0 है, ओके, तो वर्क कितना होगा मेरा बाबू, एफ एस हो जाएगा, है ना। और थीटा अगर 90 है तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा अगर 180 है तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ना। अच्छा मैं बोलूँगा अगर थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन क्या होगा बताइए, एफ एस होगा। और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस होगा। तो कम्प्लीटली क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जैसे हमने किया था कि लेस देन 90 रहने से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 90 रहने से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। कहने मतलब ये है, देखिए ये ऐसा क्यों होता है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर तरफ मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और इसमें जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर का हुआ, ठीक है। तो मैं तो ये सब नहीं लगाना, मैं एफ एस कॉस थीटा नहीं करने वाला हूँ। देखो वर्क डन को कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल का कॉस ले लेना, और वो थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का है, ठीक है ना। तो एफ एस कॉस थीटा कर लेंगे, लेकिन मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप तो करो कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। यहाँ पे संयोग ऐसा है कि फोर्स इधर की तरफ 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ 5 मीटर है, मतलब इधर ही है, दोनों क्या है, 0 एंगल पे। तो डायरेक्ट 0 एंगल के लिए वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि इसमें वर्क क्या होगा जी, 50 होगा। अब वर्क 50 होगा तो इसका यूनिट क्या होगा जी, ये भी हमें पढ़ना चाहिए ना, ठीक है। तो चलो डिफाइन कर देते हैं अभी हम लोग यूनिट। यूनिट क्या होगा बताइए, वर्क का जूल होता है ना, जूल होता है। वैसे न्यूटन मीटर कह सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा मेरे बाबू वर्क का, तो ये हो जाएगा ml²t-2, याद रखना, ठीक है ना, निकालोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और नेचर, नेचर इसका खराब है कि अच्छा है नेचर मतलब वो स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए एक और एग्जांपल लगाते हैं, पहले आप इसको लिखिए।
तो मैं यहाँ पे दो बेसिक क्वेश्चंस ले लिया हूँ, आप उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है 5 kg का है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, t=0 पे u 0 है, वर्क डन इन 2 सेकेंड बताना है। कर सकते हो क्या? करो एक बार, ट्राई करो एक बार। चलो ठीक है, देखते हैं। ये बोला कि इनिशियल वेलोसिटी की क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, t=0 पे क्या वेलोसिटी है, u 0 है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बढ़िया। अच्छा, फोर्स इसमें तो 10 न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ कि टाइम 2 सेकेंड, मतलब 10 न्यूटन लग रहा है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो बोला कि 2 सेकेंड में वर्क कितना किया, मतलब अगर हमें 2 सेकेंड में क्या निकल जाए, डिस्प्लेसमेंट निकल जाए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, A=ut प्लस हाफ AT²। देखो अब इनिशियल वेलोसिटी इसमें हमें पता है और टी भी पता है, अगर ए निकल जाए ना तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ए कैसे निकाल लोगे, ए क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। एफ कितना है हमारे बाबू, 10/5, मतलब आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप रख दीजिए 0 × 2, ये हो गया, और 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया जी, 4 मीटर आ गया, बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ये तो कॉमन सेंस है कि अगर ये 5 kg का है ऑब्जेक्ट, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ठीक है ना। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ऐसा थोड़ी कि हम इधर धक्का देंगे और ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जिधर फोर्स लगाया, और संजोग ये है कि सरफेस पे रखा हुआ और अलोंग द सरफेस फोर्स लगा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलोंग द सरफेस मूव करेगा। तो अलोंग द सरफेस फोर्स है, अलोंग द सरफेस डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है मेरे बाबू, 0 है। और 0 होने से वर्क डन क्या होता है, F × S होता है, प्रोडक्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 × 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 40 जूल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय 10 न्यूटन इन 2 सेकेंड। ओके, चलिए ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को करिए, कर सकते हैं क्या आप, कर सकते हैं आप। देखिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर करना है कि वर्क डन क्या होता है जी, F/s cos थीटा होता है। चलो इसी केस से हम कर लेते हैं। पहले तो हमारा बेसिक चीज़ क्या है, वर्क डन इज F/s cos थीटा। चलिए F का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, इसमें बोला ना कि वर्क डन बाई 10 न्यूटन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। ये फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई पकड़ के ऐसे खींच रहा है ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मूव करते करते 5 मीटर तक आ गया, ठीक है ना। तो हमें तो वर्क डन बाई 10 न्यूटन निकालना है जब 5 मीटर हमने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F/s cos थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 5 इंटू cos। व्हाट इज द एंगल बिटवीन F एंड S, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन F एंड S। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 37 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ 10 × 5 × cos 37 कितना, 4/5, ठीक है, 5 कैंसिल, कितना आ गया, 40 जूल। वाह वाह, वर्क डन आया हमारा कितना है जी, 40 जूल आया। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज करूँ, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि वर्क डन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। मतलब F cos थीटा इंटू वॉट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, ठीक है ना। देखो अभी लॉजिक पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ देखो आप कि इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, 10 cos 37 होगा, मतलब 10 cos 37 तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 10 × 4/5 कितना हो गया, 8 न्यूटन हुआ। और इधर की तरफ होगा 10 sin 37, और ये क्या होगा, 6 न्यूटन होगा। अब सिंपल सी बात है, आप ये बताइए कि 6 न्यूटन इस पर कोई वर्क करेगा क्या,
6 न्यूटन ऐसे हो रहा है, क्या उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वैसे ही मैंने आपको स्पेशल केस में बताया कि वर्क डन 0 हो जाता है जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब क्या है ना कि इस फोर्स का रोल खत्म हो चुका है, जैसे अपने ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में, तो इस फोर्स का रोल खत्म हो चुका है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमें एक फोर्स नहीं दिख रहा, हमें 2 फोर्स दिख रहा है, और दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकाल के ऐड करेंगे ना, तो इस फोर्स का वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई 6 न्यूटन क्या होगा जी, तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 न्यूटन जो है 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट पे, तो वो वर्क कुछ भी नहीं करेगा। आप चिंता ना करिए, मैं 0 वर्क डन का मैं आपको फील दिलाऊंगा बस इस क्वेश्चन को करने के जस्ट बाद, ठीक है। चलिए, मतलब जो भी वर्क कर रहा है ना, ये 8 न्यूटन ही कर रहा है, 6 कर ही नहीं रहा है। जो भी वर्क कर रहा है 8 ही कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर की तरफ 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ है। क्या डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर के लिए 8 न्यूटन ही रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या है, 0 है, तो मैं लिख दूंगा 8 × 5 कितना, 40। क्या वही आया है यहाँ भी? मतलब हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जैसे 10 खराब लग रहा ना, एंगल बना रहा, तो यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा था, तो बस दिख रहा था। यहाँ पे एंगल बन रहा तो खराब लग रहा है, तो मैंने अलोंग द डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हमने ब्रेक कर लिया। हमें पता है कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा। ये कितना कर रहा होगा? 0 कर रहा होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर दिए, 8 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट? हो गया, ठीक है ना। या फिर हमने आपको ये भी बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखो और फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिखो, किसकी तरफ? फोर्स की तरफ लिखो। वो जस्ट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे आपको फील नहीं आएगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, इससे आपको फील आया, आपको दिखा अच्छे से कि ओ 6 न्यूटन तो साला इस पर वर्क कर ही नहीं रहा। कौन वर्क कर रहा है? 8 न्यूटन कर रहा है सिर्फ वर्क। 6 न्यूटन के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। अरे हमने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि अगर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैं बोलूँगा वर्क हो गया। 6 न्यूटन भी लगा, 8 न्यूटन भी लगा, 6 न्यूटन के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो 6 न्यूटन के कारण वर्क 0, 8 न्यूटन के कारण वर्क है, ठीक है ना। तो मैंने 8 × 5 कर दिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ऐसे ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ फोर्स है 10 और इधर की तरफ 5 है डिस्प्लेसमेंट, ये 37 डिग्री है। मैंने आपको क्या बोला था कि फोर्स इंटू एस पैरेलल, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट ये हुआ, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये 5 है, तो इधर की तरफ क्या आएगा? 5 cos 37 आएगा, और इधर की तरफ क्या होगा मेरे बाबू? एक पैरेलल टू फोर्स, एक परपेंडिकुलर टू फोर्स, तो ये आएगा 5 sin 37। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो पैरेलल कंपोनेंट से मतलब है। तो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, मतलब 5 cos 37, और तो हो जाएगा 10 × 5 cos 37, तो 4/5 होता है, ठीक है। 5 कैंसिल हो तो फिर से कितना आ गया? 40 जूल आ गया, ठीक है ना। देखो ये प्रॉब्लम मुझे कराना मेरा एम नहीं था, आपको सिखाना, आपको फील दिलाना कि एफ एस cos थीटा लिखें, कि एफ cos थीटा एस लिखें, कि एस cos थीटा इंटू फोर्स लिखे। तो यहाँ पे आपको फील नहीं है, चला इधर की तरफ पूरी जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है क्या ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है ना, तो यहाँ से आंसर तो आएगा, लेकिन आपको रियल फील नहीं आएगा। आपको रियल फील कब आएगा? तो आपको निकालना है कि कौन सा फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो यही फोर्स था जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, और यही फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल रहने से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एंगल 0 है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग 0 वर्क डन पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। लिखिए इसको आप। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 kg का ऑब्जेक्ट है, हमारे पास 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और हम इस पे फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, इसको डिस्प्लेसमेंट कराते हैं कितना? 10 मीटर। हम इसको कितना ऊपर लेके जाते हैं? 10 मीटर लेके जाते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं, आपको पता चल जाएगा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, वो कैसे लेके जाते हैं जी? स्लोली लेके जाते हैं। अब बात यह कि स्लोली आपको हर जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप 11th में हो तो, और अगर आप 12th का पास कर चुके हो या फिर 12th में चाहे जो भी है, 11th में नहीं हो अगर आप, तो आपने स्लोली बहुत बार देखा होगा, और आप सोचते भी होंगे स्लोली होता है क्या है यार। तो स्लोली का मतलब ये होता है धीरे धीरे स्लोली का मतलब धीरे धीरे, खैर स्लोली का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। स्लोली का मतलब क्या होता है बाबू? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी जाने का मतलब कि नो एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन नहीं है। और एक्सीलरेशन नहीं है इसका मतलब कैसा है जी, इक्विलिब्रियम है। एक्सीलरेशन नहीं इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हुआ, इस केस के लिए स्पेशली बात करें तो जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही आपको ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना फोर्स लगाओगे स्लोली लेके जाने के लिए, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है मेरे बाबू, 20 न्यूटन लग रहा है ना। तो आपने ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा मैं स्लोली क्यों लेके जा रहा हूँ, बस स्लोली लेके जा रहा हूँ इसलिए कि हमें पता चले कि हम कितना फोर्स इसमें लगा रहे हैं। सिंपल सी बात, आपको इतना समझना है कि मैं इस पर 20 न्यूटन फोर्स लगा कर मैं इसको 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है ना। तो बताओ वर्क डन बाई मी, मैंने कितना वर्क किया। तो देखिए फोर्स मैंने किधर लगाया बाबू, तो फोर्स लगाया मैं ऊपर 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया मेरे बाबू, ऊपर की तरफ 10 मीटर, ठीक है ना। बताओ मैंने वर्क कितना दिया, तो 20 × 10, डायरेक्ट कर देंगे। वर्क डन कितना हुआ, 200 जूल हमने वर्क किया। कब, जब 2 kg के ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की तरफ ले गया, 10 मीटर ऊपर लेके गया। ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने 2 kg को ऊपर खींचा 20 न्यूटन फोर्स लगा के, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके गया, ऐसे 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 ऐसे, हमेशा क्या था, इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है ना। थोड़ा सा लगा रहे थे फोर्स, इक्विलिब्रियम पे, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये 200 जूल हमने वर्क किया, ओके। तो हमने ये वर्क किसके कारण निकाला, सो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हमने जो वर्क किया, ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाला, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा था। तो आप बोलोगे अरे ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रहा है, खींच तो आप लेके जा रहे हो, आप खींच के लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ये हमारा दुश्मन है। अभी हमारा ग्रेविटी कौन है, दुश्मन है। तो हमारे वर्क में इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, बताइए आप। वो अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ, अपोज कर रहा है ना, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ग्रेविटी क्या हमें ऊपर जाने दे रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो डेफिनेटली ये भी वर्क कर रहा है, लेकिन दुश्मनों की तरह, मतलब ये कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। ये हमारा फील है। लेकिन मैथमेटिकली अगर देखें हम लोग, तो इस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है कितना, 10 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी, 10 मीटर हुआ। और ग्रेविटी पे फोकस करें, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया इधर तरफ कितना, 20 न्यूटन लगाया। सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो हो जाएगा कितना, ये तो 180 डिग्री हुआ ना, तो -Fs होता है, -Fs होता है। तो मैं कह सकता हूँ 20 × 10 कितना, -200 जूल। काफ़ी कॉन्सेप्ट बेसिक है, आप ध्यान देना अच्छे से, फंडा है। मैंने बोला कि ग्रेविटी ने वर्क कैसा किया, नेगेटिव वर्क किया, ठीक है। ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया जी, नेगेटिव वर्क किया। हमने कैसा वर्क किया, 200 जूल किया। मतलब हमने जितना वर्क किया उतना ही अपोजिंग फोर्स भी किया। मतलब हमारा कहने मतलब ये है कि जब भी हम वर्क करते हैं ना, तो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना। क्यों किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, अरे डिस्प्लेसमेंट देने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई अपोज कर रहा है, कोई काम करने के लिए मुझे फोर्स ही नहीं लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, कोई अपोज करने वाला नहीं है कि नहीं। मान लो अगर चोर जाता है किसी घर में चोरी करने के लिए, ठीक है ना, उसको मार धाड़ ये वो करके एकदम सामान निकालना पड़ता है ऐसे वैसे। इसका मतलब क्या हुआ, घर वाले अपोज कर रहे चोरी करने के लिए, तो उसको फोर्स लगाना पड़ा, इसीलिए ना। चोर को क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा, क्योंकि घर वाले क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, है ना। और मान लो ऐसे होता है, घर में गया चोर, घर वाले अच्छा आ गए, ओ बड़ा लेट कर दिया आप तो, ले जाइए सामान ले जाइए। चोर अपना आराम से खूब एकदम पैकिंग वैकिंग कर रहा है, चोर लेके जा रहा है सामान। अरे कहाँ जा रही है, सब छोड़ दिया, ऑर्नामेंट्स तो छोड़ दिया आपने, ये बॉक्स में रखा हुआ है, चाबी लीजिए, फिर वो भी लेके जाए, फिर छोड़ा, अरे चोर भैया देखिए पैसे सारे के सारे आप छोड़ रहे हो, क्या आप भी कर रहे हैं, पैसे भी लेके जाइए आप तो, ठीक है। क्या चोर को फोर्स लगाना पड़ा क्या, नहीं। क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि घर वाले अपोज नहीं कर रहे थे। तो हमें फोर्स लगाना वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। हमें वर्क करने के लिए फोर्स का ज़रूरत है, तो फोर्स लगाना पड़ रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई अगेंस्ट में फोर्स होगा, तभी तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी हम वर्क करते हैं तो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। मैंने यहाँ पे वर्क किया कौन से फोर्स के अगेंस्ट बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पे हमने कौन सा फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूँगा मैं, बताओ,
कैसा फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा, क्योंकि ये सरफेस के बीच में ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है और ये ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो डेफिनेटली हर जगह आपको कुछ ना कुछ फोर्स अपोजिट में मिलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम कौन से फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। आई बात समझ ना? हाँ, तो मैंने आपको ऐसा बताया कि ऊपर लगाया, ये नीचे की तरफ लगाया, 200 जूल मैंने वर्क किया, ग्रेविटेशनल माइनस 200 जूल वर्क करेगा। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि जो अपोजिंग फोर्स होगा उसका कारण जो वर्क डन आएगा वो निगेटिव आएगा। यहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अगर फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, एक्चुअली मेरा एम क्या है कि आपको मैं समझाऊँ कि निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि सच में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसी फोर्स के कारण हो रहा है। अगर किसी फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में हुआ है उसी फोर्स ने कराया है, मतलब सच में पॉजिटिव वर्क उसने किया है। और किसी फोर्स के कारण वर्क डन नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो साला अपोज कर रहा था, उसको जाने नहीं दे रहा था, है कि नहीं। और किसी कारण वर्क डन जीरो आता है, मतलब क्या हुआ? उदासीन है, कोई मतलब ही नहीं, जा रहा है जा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ना वो अपोज कर रहा है और नहीं सपोर्ट कर रहा है। आई वैसे ना, मैं बोला कि यार थोड़ा सा हेल्प कर दो यार, मैं लेके जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट। जाना यार, क्या मतलब है? तो ठीक है यार, खींची ले, तू अपोज करना, कुछ तो कर। नहीं, मतलब ही नहीं मेरे को, मैं बिंदास है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम ना ही अपोज करेंगे और ना ही सपोर्ट करेंगे तो हमारे कारण वर्क डन क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे और ना ही आपको सपोर्ट करें, तो हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन आपके वर्क में नहीं है। लेकिन आप कुछ करना चाह रहे हो और मैं पीछे खींच रहा हूँ आपको, तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ? नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ। और आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको सपोर्ट करो, तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ? पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ। आई बात समझ ना? तो देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पता चला कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। जहाँ पे बाधा उत्पन्न कर रहा है कोई फोर्स, हिंदी में बात करें तो जहाँ पे कोई फोर्स बाधा उत्पन्न कर रहा है उसके कारण वर्क नेगेटिव आएगा। जहाँ पे कोई फोर्स सपोर्ट कर रहा है कि चलो 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 कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम हैं, तो उसके कारण वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जहाँ पे नहीं बाधा उत्पन्न कर रहा, नहीं सपोर्ट कर रहा, तो उसके कारण वर्क क्या आएगा जी? जीरो आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट जीरो केस हैं वर्कडन के, कैसे कब कब जीरो वर्कडन होगा। देखिए, एक स्पेशल केस ये है, मान लीजिए आप कि इस पे फोर्स इधर की तरफ एफ लग रहा है, एक स्पेशल केस ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जनरल केस कह सकते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर तरफ हो रहा है और इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा, बढ़िया। नीचे में क्या लगा मेरे बाबू? mg लगा। और ऊपर में क्या लगा मेरे बाबू? नॉर्मल रिएक्शन लगा। अब आप मुझे बताइए वर्क डन बाई एवरी फोर्सेस क्या क्या लिखोगे? मेरे को बताइए वर्क डन बाई फोर्स बताइए, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं, जस्ट मुझे आप बताइए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। दिल पे हाथ रख के बताना, सच सच बताना है, ओके। हाँ, वर्क डन बाई फोर्स बताइए पॉजिटिव का निगेटिव होगा। इसके डिस्प्लेसमेंट को ये एफ बाधा उत्पन्न कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है? यही डिस्प्लेसमेंट करा रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होने दे रहा है? तो यही डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है। तो वर्क डन कैसा आएगा? बाई फोर्स, बाई कैपिटल एफ, मैं बोलूँगा पॉजिटिव आएगा। बहुत अच्छे। मुझे बताइए वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा? ये तो जाने नहीं दे रहा ना, अपोज कर रहा ना, ये तो, अरे ये तो भाई समझ रहे हो ना। हाँ, क्या होगा? नेगेटिव होगा, बाधा उत्पन्न कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। तो ठीक है, हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में हमें पता है 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो क्या करें भाई, हमें क्या पता 180 डिग्री और नेगेटिव मतलब, ठीक है। हमें तो फील आना चाहिए। फील का मतलब क्या हुआ? बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो नेगेटिव वर्क, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब ये समझना आप। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन बताइए अब क्या उतना होगा? वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन बताइए, अगर मैं इधर तरफ लेके जा रहा हूँ, क्या नॉर्मल रिएक्शन हमें सपोर्ट कर रहा है ले जाने के लिए? नहीं कर रहा है। क्या नॉर्मल रिएक्शन हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है इधर ले जाने के लिए? मना कर रहा है कि मत लेके जाओ? नहीं, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बेचारे तो ऊपर लगा रहा है फोर्स। ये अगर इधर लगाता तो सपोर्ट करता, अगर ये इधर लगाता तो अपोज करता, ये तो इधर लगा रहा है। तो वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा मेरा बाबू? जीरो होगा, ठीक है ना। और वर्क डन बाई mg बात करो, मतलब ग्रेविटी, तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फील आनी चाहिए। मैथमेटिक्स अलग है यार, वो सॉल्व कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं लगा। वो फील आना चाहिए कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ जीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग थोड़ा जीरो वर्क डन का कुछ केसेस देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, लिख लो असो। तो देखिए, जीरो वर्क डन का सबसे पहला केस मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं इधर तरफ लेके जा रहा हूँ, मतलब कि इधर की तरफ जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं,
ठीक है। तो वर्क डन में ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, ठीक है ना। दोनों कॉज देखेंगे, एक तो ग्रेविटी इसको अपोज नहीं करा, नहीं सपोर्ट करा, इसलिए जीरो वर्क डन होगा। या फिर कह सकते हैं कि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, चलिए और क्या देखा मैंने कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सरफेस पे, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मेरे बाबू, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, नॉर्मलाइजेशन ऐसे लेगा, तो ऑलवेज हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल डिरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग पैरेलल टू द सरफेस इज व्हाट, जीरो। चाहे सरफेस ऐसा होगा तो भी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो इस बार ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, हमें जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे मूव कर रहा है तो नॉर्मलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो वर्क डन में नॉर्मलाइजेशन ऑलवेज जीरो होगा, किस पे, ऑन दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग पैरेलल टू द सरफेस। ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन का वर्क डन जीरो होगा तो कहीं भी जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि वर्क डन में पार्टिकुलर फोर्स ऑन द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर आप फोर्स डिफाइन करो कि इस फोर्स के कारण, तो मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा किस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। धीरे 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 आपको क्लैरिटी आने लगेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि वर्क डन में रेडियल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ इज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। रेडियल फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट ऐसे एक पत्थर बांध दिया, ठीक है ना। ये ऐसे अगर आप इस सर्कल इस प्लेन में देखते हो तो ऐसे होगा ये, तो ठीक है। ये है रस्सी, आपका रस्सी ये है, और यह है। इस पर रेडियल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। रेडियल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा जी, इधर की तरफ टेंशन प्रोवाइड करेगा। रस्सी में कौन सा फोर्स लग सकता है, टेंशन ही तो लग सकता है ना, तो टेंशन लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होगी, इधर तरफ होगी। इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इधर की तरफ ही होगा, ds। और हमें तो पता है ना डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, s=vt लिखते हैं। तो जिधर तरफ वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटे से क्षण के लिए देखेंगे तो जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम कह सकते हैं टेंशन तो ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है, तो बताइए एंगल तो 90 डिग्री है ना। तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। आई बात समझना, ये जो टेंशन है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय दिस टेंशन विल बी व्हाट, जीरो। अगर आपके पास पेंडुलम है ऐसे, सिंपल पेंडुलम ऐसे, और ये दोलन गति कर रहा है, दोलन गति मतलब क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन ऐसे टी लग रहा है, ठीक है ना। तो इस टेंशन के कारण इस ऑब्जेक्ट में वर्क डन क्या होगा मेरे बाबू, जीरो होगा। सर्कुलर मोशन आपको कहीं भी मिल सकता है, जैसे मान लो यहाँ हमारे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान सन है, और यहाँ पे हमारे कौन है जी, धरती माता है। धरती माता ऐसे गोल गोल चक्कर मार रही है सूर्य भगवान का, है ना। धरती माता क्या है, चक्कर मार रही है ना सूर्य भगवान का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स के कारण चक्कर मार रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सन इसको खींच रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाई एफ जी, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। किस पे, अर्थ पे। दोनों चीज़ दिखाना पड़ेगा, फोर्स भी और अर्थ भी, ठीक है ना। और एक नेक्स्ट है, अगर आपने 12th पढ़ा है तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज जीरो होता है। क्योंकि वो जो होता है ना, मैं आपको बता दूं कि एफ एम जो होता है QV क्रॉस B होता है। हालांकि 10th में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो देखा है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है ना इन V और B के पैरेलल होता है हमेशा, ठीक है ना। तो फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की तरफ ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑलवेज, देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा जी, तो पहला पढ़ा कि वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जीरो होगा। वर्क डन बाई नॉर्मल डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू द सरफेस, जीरो होगा। वर्क डन बाई रेडियल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जीरो होगा। एंड वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। मेरी बात क्लियर है, ओके, लिखिए अच्छे से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स ही देख रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स का एक फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फोर्स दिया रहता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी दिया रहता है, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बाबू, एफ डॉट डेल्टा एक्स,
और आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट तो आना चाहिए, नहीं आता है तो आप लेक्चर देख लीजिए हमारा डॉट प्रोडक्ट का, देखिए वहाँ पे आ रहा है आई बटन में। देखिए डॉट डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई का कोफिशिएंट इसके आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वर्क डन निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वर्क डन। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि फोर्स दिया हुआ है, ऐसे फोर्स दिया हुआ है और ये जो फोर्स है ना किसी ऑब्जेक्ट को देखता है कि ये यहाँ पे है 1 2 1 पे है, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस कर देता है, इस पॉइंट पे लेके आ जाता है 2 4 3 पे, 2 4 3 पे ये लेके आ जाता है। मतलब हमें बताना है कि वर्क डन बाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस P1 टू P2, ठीक है ना। सिंपल सी बात समझना है कि ये फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, जस्ट मैं क्या करूँगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये क्या है x1 y1 z1, ठीक है, और ये क्या है x2 y2 z2, ठीक है ना। तो करिए क्या निकालेंगे आप, डेल्टा एस कैसे निकलेगा मेरा बाबू, तो डेल्टा एक्स आई, तो डेल्टा एक्स कैसे करेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा आई कैप हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 2j कैप हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 2j कैप हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट डेल्टा एस वेक्टर। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे। 1 से 2 गया पार्टिकल, ऐसे गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब तो बस सिंपल सी बात है, हमें डॉट प्रोडक्ट करा देना है, ठीक है। तो एफ दिया हुआ है, निकाल लो वक्र, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8, ठीक है ना। तो कितना हो गया जी, ओके। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 16 जूल हो गया। तो इस तरह से आपको फोर्स ए आई जे के कैप में दिया रहेगा और ये 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो ये ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें क्या था ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है, इसमें क्या था जी, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। हो सकता है कि जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे था ना तो उसका पोजीशन वेक्टर दे सकता था, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर मान लो दे दिया आपको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे ये चला गया, इस पॉइंट पे, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 दे दिया कितना 3i प्लस 4j प्लस k दे दिया, ठीक है ना। और इसमें जो फोर्स लगा ना, ये लगा, ये फोर्स लगा, तो हमें तो फोर्स को किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, और डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा मेरा बाबू, R2 माइनस R1 हो जाएगा। अरे तो लल्लू क्वेश्चन हो गया है, R2 माइनस R1 क्या होगा जी, 1k माइनस 3k क्या होगा जी, माइनस 2k होगा, है ना। अब आप डॉट प्रोडक्ट करिए, दिस व्हाट डेल्टा आर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करा दो W एफ को डेल्टा आर के साथ, तो आई के साथ आई का कोफिशिएंट 3 आई का कोफिशिएंट 2, तो क्या हो गया, ये 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाए 5 इंटू 2 माइनस 10 हुआ। अरे ये क्या हुआ रे, यहाँ पे तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। अरे रे 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 रे, वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे, 0 हो गया। तो हमने आपको बताया कि वर्क डन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप डेटा मत जाओ, ठीक है ना। वर्क डन कुछ भी हो सकता है। हमने आपको बताया कि वर्क डन 0 कब कब होता है जी, तो परपेंडिकुलर फोर्स रहने से हो सकता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या हो रहा होगा, परपेंडिकुलर हो रहा होगा। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आया ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, देखो तो डॉट प्रोडक्ट तो है ना, तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, फोर्स परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वर्क डन 0 आ रहा है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना कितना आंसर आ रहा है, बस या तो आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई या डेल्टा जेड निकाल लेंगे, ठीक है। इनिशियल को x1 y1 z1 लेंगे, ठीक है।
और फाइनल को x2 y2 z2 लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके, ठीक है ना। या फिर दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, डायरेक्टली वो r1 वेक्टर देगा और r2 वेक्टर देगा तो हम डेल्टा r वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट दिया तो हम इसको r1 वेक्टर नहीं लिख सकते थे क्या, यहाँ भी लिख सकते थे ना। देखो तो r1 क्या लिख लेंगे यहाँ पे बताओ, r1 लिख सकते हैं हम लोग i प्लस 2j प्लस k, और r2 क्या लिखते थे 2i 4j 3k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है ना, सॉरी 2i प्लस 4j प्लस 3k, और डेल्टा r वेक्टर निकालिए आप। तो डेल्टा r वेक्टर क्या होगा, 2 माइनस 1 क्या होगा i, 4 माइनस j 2j, और 3 माइनस 1 क्या होगा 2k। तो दिस इज व्हाट डेल्टा r वेक्टर। अब इस फोर्स को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो देखो ना डेल्टा r वेक्टर क्या है, यही है ना, ठीक है ना। देखो तो i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k, तो कोऑर्डिनेट दे सकता है तो भी कर सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया, वैसे भी कर सकते हैं। और इसी टाइप का कांस्टेंट फोर्स में लल्लूज क्वेश्चन आपको आएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक दो एग्जांपल्स करते हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, लिखिए इसको। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जेई मेन 2004 का, हालांकि 2004 में जेई मेन नहीं था, AAEEE कहलाता था, उसका नाम चेंज हो गया, जेई मेन हम लोग का नया चल रहा है। तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे जेई मेन लिख दिया। उस टाइम 2004 में एग्जाम का नाम क्या था, AAEEE था, ठीक है ना, AIEEE, ठीक है, AAEEE, ठीक है। खैर जो भी है, बोला क्या, अ फोर्स F इक्वल्स दिस अप्लाइड ऑन कर दो ना यार, क्या है टाइम पास क्वेश्चन है, ऐसी एग्जाम में आया इसलिए मैंने ऐसा लिया है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो तो फोर्स दिया इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट दिस द वर्क डन द पार्टिकल इन जूल इज, मतलब कहाँ पे था पार्टिकल, पहले ओरिजिन पे था, मतलब r वेक्टर क्या था इसका 0i 0j 0k। जस्ट डिटेल में कर रहे हैं हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है इतना करने का। आपको पता है कि r2 क्या है 2i माइनस j, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, जो r2 है वही क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है ना, 2i माइनस j, और फोर्स हमें दिया हुआ है, तो फोर्स इक्वल टू क्या दिया है मेरे बाबू, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, ओके, हम साथ साथ हैं, समझ गए ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और फोर्स दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तभी वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। तो चलिए निकाल लीजिए, 5 × 2 10 माइनस 3 कितना 7 जूल। आंसर क्या होगा ABCD, आंसर क्या होगा D होगा, खत्म, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लिखिए इसको। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया मस्त सा, एकदम शानदार सा, आपको देखने से भी लग रहा हो कुछ तो होने वाला है इसमें। अच्छा ये क्या है बताइए, ये तो ट्रक है ना, लंबी वाली ट्रक, जिस पे हम लोग ओपन पिकनिक मना सकते हैं, जिस पे सरिया लेके जाया जाता है ना। और बात ये है कि यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, मतलब एक पत्थर रखा हुआ, मान लो आप 10 kg का, ठीक है ना, 10 kg का पत्थर हुआ, और इस ब्लॉक के सरफेस और ट्रक के सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, और इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये पूरी की पूरी जो ट्रक है इधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किटिक किटिक, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है ना, बढ़िया। एक यहाँ पे है बैठ के देख रहा है इसको, एक यहाँ भी भाई साहब है इसको देख रहे हैं बैठ के, ठीक है ना, ये दोनों लोग देख रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है हमारे फिजिक्स के भाषा में क्या है, ऑब्जर्वर हैं, ओके, ऑब्जर्वर हैं, बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकेंड एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1, मतलब ऑब्जर्वर 1 देखेगा और बताएगा कि इस पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। ऑब्जर्वर 1 देखेगा, और ऑब्जर्वर 1 पढ़ा लिखा इंसान है, इसको फिजिक्स आता है, ट्रक पे बैठा हुआ है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति जिसको फिजिक्स आता है ना, हाँ, इसको क्या करना है, इसके लिए होमवर्क है ना, कि भाई साहब ऐसा है कि तुम बताओ कि इस 10 kg पे फ्रिक्शन ने वर्क कितना किया, ठीक है ना, कैलकुलेट करके मुझे बताया। क्या कैलकुलेट करके बताया जी, मान लो आप ही यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो तो बोलोगे ठीक है सर निकालते हैं इस पे। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालोगे फॉर ऑब्जर्वर 1, क्वेश्चन नंबर A के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है ना। देखते हैं फ्रिक्शन कितना लग रहा है, पहले ये बताइए, ये ब्लॉक इस ट्रक के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है क्या, तो देख लेते हैं। अगर ये 20 न्यूटन यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसको हम लोग FS मैक्स कहते हैं, FS मैक्स का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना।
जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एफ एस मैक्स क्या होता है बताइए, तो म्यू इंटू एन होता है ना, ठीक है ना, म्यू एस इंटू एन कहते हैं। तो म्यू एस कितना दिया है, 0.5 दिया है, और नॉर्मल फ्रिक्शन कितना है मेरे बाबू, 100 है, 100 न्यूटन। तो कितना आया ये, 50 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन कितने से अपोज कर सकता है, तो ये अपोज कर सकता है 50 न्यूटन से। लेकिन यहाँ पे कॉज जो लग रहा है कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कहीं, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। हम लोग कहेंगे कि दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पर है। ओके बढ़िया, 10 kg है, रेस्ट पे है, और फ्रिक्शन इस पे कितना लग रहा है बताइए, फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपको। फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट पता होगा, जब जितना कॉज ऑफ मोशन रहता है ना, जब रेस्ट पे रहता है तो जितना कॉज ऑफ मोशन उतना ही क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो इसमें फ्रिक्शन कितना लगा, 20 न्यूटन लगा, कि यहाँ पे अपोज कर सकता है 50 से, तो ये जाने नहीं देगा। और जब ये जा नहीं रहा है तो इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, जितना कॉज ऑफ मोशन है उतना से फ्रिक्शन इधर तरफ अपोज कर रहा होगा, ये तो पता होगा आपको, ठीक है ना। 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, 20 न्यूटन इधर तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन की औकात क्या है, 50 न्यूटन। ये बोलता है कि हम 50 न्यूटन से इसको अपोज कर सकते हैं। मतलब इधर तरफ आप 50 न्यूटन तक फोर्स लगा दोगे तो भी ये क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। 50 से ज़्यादा लगाओगे तब ये चलने लगेगा, क्योंकि ये अपनी औकात पे आ जाएगा। और औकात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, लिमिटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जा नहीं रहा, और जब जा नहीं रहा इसका मतलब ये होगा कि जितना इधर तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही इधर तरफ लग रहा हो, और इधर तरफ कौन लगा रहा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा, है ना। स्पीड को 1.5 में नहीं देखने का, कभी कभी मेरा स्पीड 1.5 से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके देखिए 20 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर 1 बोला कि फ्रिक्शन जो लग रहा है ना 20 न्यूटन लग रहा है, चलिए ठीक है। ऑब्जर्वर बोला 20 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है। बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्या ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को चलते हुए दिख रहा है, वो तो ऐसे बैठा है ट्रक पे और देख रहा है हमारे सामने ब्लॉक है तो है, बस वहीं पे है ना जी। इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक क्या है, वहीं पे। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर ऑब्जर्वर 1 इज व्हाट, 0। ऑब्जर्वर 1 के लिए फ्रिक्शन क्या है, सॉरी ऑब्जर्वर 1 के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, 0 आया। चलिए ठीक है, इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड ना फॉर ऑब्जर्वर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सेकेंड का हो, चाहे 4 सेकेंड का हो, चाहे 10 सेकेंड का हो, फॉर ऑब्जर्वर 1 वर्क डन तो 0 ही होना है, क्योंकि कभी भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पे है ट्रक के रेस्पेक्ट में, ये भी ट्रक के रेस्ट पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है फॉर दिस ऑब्जर्वर। ओके चलिए ऑब्जर्वर इसके लिए बात करते हैं। तो ये तो ग्राउंड पे बैठा है ना, तो ये ग्राउंड पे बैठा तो देख रहा होगा, अरे ये तो ट्रक जा रही है, ये ट्रक क्या हो रही है, जा रही है। तो ट्रक जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक भी जा रहा है इधर तरफ। मतलब ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होना है। तो बताइए ये कितने स्पीड से इधर तरफ जा रहा है। अरे ये तो ट्रक पे रखा है, ट्रक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही है, मतलब ट्रक जितने स्पीड से जा रहा है उतनी स्पीड से ये इधर तरफ जा रहा है। तो ये बोलेगा कि ट्रक जो है ना 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, इसका मतलब ब्लॉक जो है ना 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो 2 सेकंड में कितना क्या होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, वी हो जाएगा। तो वी क्या है, 10 इंटू टाइम 2 है, तो क्या होगा 20 मीटर। मतलब ऑब्जर्वर 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का, दिस ब्लॉक का कितना है, 20 मीटर है। ओके अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है ना, तो फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है ना मेरा बाबू, ठीक है ना। और ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है बताइए, ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है बताइए, 20 न्यूटन लग रहा है। वाह वाह 20 न्यूटन लग रहा है। मतलब कुल मिला के ऑब्जर्वर 2 के लिए सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि डिस्प्लेसमेंट है इधर 20 मीटर का और फोर्स है इधर 20 न्यूटन का। बताइए 180 डिग्री पे है ना, 180 डिग्री पे वर्क डन क्या होता है, माइनस एफ एस होता है। हम कहेंगे कि दिस वर्क डन इज -20 इंटू 20, तो हम कह देंगे -400 जूल, ठीक है ना, -400 जूल वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक है ना। मेरा ये क्वेश्चन कराने का मतलब एक ही था कि आपको पता चले कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। इस फ्रेम में, ट्रक वाले फ्रेम में देख रहे हैं तो वर्क डन 0 आ रहा है, और इस फ्रेम में देख रहे हैं तो वर्क डन नॉन 0 आ रहा है। देखो इस वैल्यू पर मतलब वर्क डन कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा कुछ नॉन 0 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। हम इसी में बैठे, इसी फ्रेम में बैठे हैं, तो इस ब्लॉक पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। लेकिन इस फ्रेम से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है जी,
जा रहा है। फ्रेम का मतलब हम जहाँ से बैठ के देखते हैं, सिंपल सी बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है जी, हम जहाँ से बैठ के देखते हैं। ऑब्जर्वर का घर क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो तो वर्क डन का वैल्यू अलग अलग होगा। समझ में आया आपको अच्छे से? नहीं आया थोड़ा सा फिर से इसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है। ओके, समझिए इसको अच्छे से और लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको देखिए अच्छे से और आंसर करिए। बोल रहा है कि ब्लॉक ए जो है ना बी पर स्लाइड नहीं होता है, ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक लग रहा है। अब ये क्वेश्चन वर्क का नहीं है, वो क्या है, किसका है जी, फ्रिक्शन का। ये डेफिनेटली अगर ये स्लाइड नहीं हो रहा है मतलब ए और बी क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। और जब स्लाइड नहीं होता है, रेस्ट पे रहता है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है वो कैसा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन बी में बोला कि फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा ए पर ना वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज नेगेटिव। देखिए हम ऐसा करते हैं, फ्रिक्शन दिखाते हैं किधर की तरफ लग रहा है। अब देखो ए पर फोर्स इधर लग रहा है तो ए का टेंडेंसी है इधर जाने का, तो डेफिनेटली इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन लगा इस पे इधर की तरफ। ओके, इधर की तरफ कैपिटल एफ लगा है, दिस इज ब्लॉक ए। ब्लॉक बी का बात करें तो जब ए पर फ्रिक्शन इधर लगिस तो बी पे लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। ए पे लगा इधर तरफ तो बी पे लगेगा इधर की तरफ। चलिए, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ए का इधर ही हुआ, बी का भी डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर ही हुआ। दोनों तो इधर ही जा रहे हैं ना, राइट की तरफ जा रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन इधर है तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या बोला कि ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन के कारण वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा। आपको दिख रहा है पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, बस। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि अगर हम फ्रिक्शन को इंटरनल फोर्स माने तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, एफ लगा, तो वर्क डन कितना हुआ, माइनस एफ एस हुआ। ओके, इसका फ्रिक्शन क्या है, एफ ही है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है ना फ्रिक्शन तो, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट एस है, तो इस पर टोटल वर्क डन कितना हुआ, एफ एस हुआ। दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ठीक है ना, तो क्या होगा, जीरो होगा। वैसे अगर इंटरनल फोर्स का टर्म यूज़ किया है तो इंटरनल फोर्स के लिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेस आर द ऑलवेज बैलेंस्ड फोर्स। मतलब इंटरनल फोर्स में अगर नेट फोर्स निकालते हो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच में अंदर अंदर, मतलब इंटरनल फोर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इंटरनल फोर्स का मतलब क्या हुआ, बैलेंस फोर्स है, मतलब कितना फोर्स है जी, जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वर्क डन में चाहे कहीं भी इसके बाद वाले कोई भी चैप्टर आएगा ना, कोई भी टॉपिक आएगा ना, वहाँ पे जहाँ भी फ्रिक्शन घुसेगा, मतलब फ्रिक्शन ऐसा एक टॉपिक है ना कि किसी भी टॉपिक में घुस सकता है, अपनी एंट्री मार सकता है सीना चौड़ा करके, मैं हूँ यहाँ पे। फ्रिक्शन एक जिंदा टॉपिक है, जिंदा इंसान है ये तो, ठीक है ना, इसको पूरी की पूरी फिजिक्स आती है। तो फ्रिक्शन ऐसा है कि किसी भी टॉपिक में एंट्री कर सकता है, और जिस टॉपिक में फ्रिक्शन एंट्री करेगा उसको उसका स्टैंडर्ड क्या कर देगा, हाई कर देगा, है ना। इसलिए अगर आपको फ्रिक्शन नहीं आता है तो आप फ्रिक्शन का लेक्चर जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपका फ्रिक्शन स्ट्रांग होगा तो आगे आने वाले टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए लिखिए इसको। तो अब आप वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क का फील आप डेफिनेटली ले चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने नोट्स भी बहुत ही अच्छे से बनाया होगा। मैंने बोला था लेक्चर के स्टार्ट में कि सुंदर ढंग से चश्मा उसमें पहन के बैठना है, तो आपने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया होगा। फॉर्मूला भी अच्छे से आप लिखते चलिए, और हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रिवीजन। आप रिवीजन नहीं करोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कितना भी पढ़ा लूँ कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। ओके, सो आप रिवीजन करते चलिए टॉपिक के पैरेलल, ओके ना। तो इस टॉपिक से अगर आपको कोई क्वेरीज है तो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट होइए। इनडायरेक्टली क्या मैं कहना चाहता हूँ जी, मेरे से कनेक्ट होइए और हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, डाउट डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।